लेकिन इस शरीर में, इस शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, इस जीवन में जो 5 तत्व हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसमें जो मन है वो संसार के कार्यों में सबसे ज्यादा लगा रहता है। कहा भी गया मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन अगर मान लिया मन ने कि हम रोगी हैं, तो फिर डॉक्टर साहब की हैसियत नहीं है कि उसको ठीक कर ले। मन ने मान लिया कि हम नहीं बचेंगे, तो फिर उसको बचाने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अभी हमसे एक शो के दौरान, टीवी शो के दौरान, एक डॉक्टर साहिबा मनोचिकित्सक थी, वो भिड़ी हुई थी। मैंने कहा अगर आदमी का विल पावर ही खत्म हो जाएगा, जीने की इच्छा मर जाएगी, आप कैसे उसको बचा सकते हैं? कोई औषधि नहीं है। तो दरबार उसी पे काम करता है, दरबार उसी पे काम करता है कि उसकी जो जीवनी शक्ति है, उसकी जीने की जो इच्छा है वो बढ़ी रहे। इसको बता दे भाई। तो आयुर्वेद इस तरह से कंप्लीट है। जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने कानून बना दिए। अभी आपने देखा होगा हमारे देश में योग को, पूरे विश्व में योग को स्थापित करने वाले, पुनर्स्थापित करने वाले स्वामी रामदेव जी, जिन्हें योग ऋषि के नाम से सभी लोग जानते पहचानते। किसी को उनके नाम को पहचानने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में पहचान है। योग माने स्वामी रामदेव जी, यो पहचान दिया पूरे विश्व में, योग को पहचान दी, एक नई दिशा दी। महर्षि पतंजलि ने सिद्धांत प्रतिपादित किए, सिद्धांतों को फैलाया, प्रचारित प्रसारित किया। स्वामी रामदेव जी ने योग को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया पूरे विश्व में। आयुर्वेद पे भी उन्होंने काम करना शुरू किया। अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए, तो लोगों के पेट में दर्द होने स्वाभाविक थे, रोजी रोटी लोगों की प्रभावित होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोगों पर जो सबसे बड़ा विश्वास है वो आयुर्वेद पर ही है। आयुर्वेद पर सबसे बड़ा विश्वास है, आज भी भारत के जनमानस को है। फिर क्या कारण है कि जो भीड़ है, वो भीड़ सब ज्यादातर एलोपैथिक अस्पतालों में दिखाई देगी आपको, ये जानते हुए भी कि ये एलोपैथिक अस्पताल हमें स्वस्थ नहीं कर पा रहे। हमें ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भ्रमित कर रहा है। एक रोग होता है आज, आप इलाज कराते हैं 6 महीना लग के, घर की सब संपत्ति दे आते हैं अस्पताल में, बैंक बैलेंस अस्पताल में दे आते हैं। पता लगे साल भर 6 महीने बाद फिर आपको दोबारा वही रोग हो गया, फिर से आप खड़े हैं। एक गांठ निकलवाई शरीर से, माताएं बहनों कहती भाई यूट्रस में गांठ है, निकलवाओ। निकलवाए, सर्जरी कराया, दोबारा फिर बन गई। फिर निकलवाओ, दोबारा और ज़्यादा बन गई। चौथी बार गए, बोले कैंसर हो गया, अब यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब यूट्रस निकला तो निकला, अब कैंसर का इलाज चालू। तो अब कहाँ फैल गया? तो ब्रेस्ट में चला गया। कहाँ फैल गया? तो ब्रेन में चला गया। इलाज चालू। आदमी को कुल मिला के एक फंसाव है बड़ा, और आदमी फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? मैंने आपसे एक जो अष्टांग आयुर्वेद है, उसमें एक अभी हमने अंग की आपसे चर्चा नहीं की, जिसे अंग्रेजों ने अब कानून बना के उसको बंद करा दिया। उसको नाम दिया गया भूत विद्या। आयुर्वेद में गृह चिकित्सा के नाम से वर्णन है उसका। भूत विद्या का मतलब भूतकाल की बातों का जो प्रभाव हमारे मन पर है, भूतकाल में किए गए हमारे कर्म, चाहे पिछले जन्मों का कर्म है और चाहे इस जन्म में किए गए कर्म है, उन कर्मों के आधार पर हमारी स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों के आधार पर हमारे कर्म जीवित रहते हैं और उनका भोग बनता है। यानी कर्म किया है तो उसका भोग भोगना पड़ेगा,
तो बीच में एक सेतु है जिसका नाम है स्मृति। किया गया कर्म और भोगे जाने वाला भोग, इनके बीच में एक पुल है जिसका नाम देते हैं स्मृति। जो किया गया कर्म है स्मृति वाले पुल से निकल करके भोग तक जुड़ जाती है। तो किया गया कर्म भूतकाल में भोग को भोगने के लिए आपको बाध्य करता है, आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर ये बीच का स्मृति वाला नदी का पुल हटा दिया जाए तो जो कर्म है और जो भोग है टूट के अलग अलग हो जाते हैं और कर्म का भोग नहीं बनता, क्योंकि स्मृति नष्ट हो गई है। तो दरबार का जो विज्ञान है, ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है, इसी पर आधारित था कि पिछले किए गए जो कर्म है, जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण कर्म है, जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उनको कैसे नष्ट किया जाए, उस विज्ञान का नाम दिया। वो आयुर्वेद का 8वां अंग कहलाया और उसे कहा गया गृह चिकित्सा। अब अगर आप गृह चिकित्सा करते हैं तो आप अपराधी हैं कानून के अनुसार। धीरे 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 करके आयुर्वेद से 8वां अंग गायब हो गया। पहले गांव में जो वैद्य होते थे, हमें ध्यान है, छोटे थे हम लोग, कभी कोई कष्ट हुआ, बुखार जुकाम कुछ भी हुआ तो वैद्य जी के पास ही जाते थे। वहाँ जाते तो हो सकता था कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता था। क्यों? दादी जाती थी कि वैद्य जी अभी हवन कर रहे हैं वैद्य जी। वैद्य जी अभी पूजा में है, 4-4 घंटे पूजा में। सबको पता था वैद्य जी इतने बजे उठ के इतने बजे चिकित्सा करने के पहले ये करते हैं, तो लोग उसी समय जाते थे जब अपना वो हवन और जो भी करते थे पूजा पाठ, उसके बाद ही पहुंचते थे। हर वैद्य एक साधक होता था, ऋषि होता था बिल्कुल। तो वो वैद्य चिकित्सा करता था तो वो मन की चिकित्सा भी साथ में करता। जो मानसिक, जब तक आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी जीवन में, तब तक रोग आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भूत विद्या, जिसे गृह चिकित्सा कहते हैं, आयुर्वेद से 8वां अंग, जो उसके प्राण है, आयुर्वेद का प्राण है, वो बाहर निकाल दिया। तो आयुर्वेद जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। जिंदा है लेकिन लाश है, शव है, शक्ति गायब है। शक्ति जो है वो गृह चिकित्सा है और जो शव है वो आयुर्वेद है। अगर शव और शक्ति मिला दी जाए तो व्यवस्था दिखाई देती है, पूरी चलती फिरती जीवंत व्यवस्था, नाचती हुई व्यवस्था दिखाई देती है, नृत्य करती हुई, और नहीं तो लाश है। तो जो गायब हुआ वो अष्टांग योग है। दरबार जो वैदिक अनुष्ठान कराता है, दरबार जो वैदिक प्रक्रिया कराता है, दरबार जिन वैदिक रूप से सनातन वैदिक पद्धति को अपना करके दरबार के जो भक्त और शिष्य हैं उनको आरोग्य प्रदान करता है, इसमें से केवल 5% निकाल के आयुर्वेद में जोड़ दिया जाए, उसे गृह चिकित्सा कहते हैं। उसे भूत विद्या का नाम दिया गया। तो दरबार जो करता है, जो दरबार के पास जो अनुसंधान है, उसका 5% भी आयुर्वेद के साथ लगा दिया जाए तो आयुर्वेद के समान इस संसार में कोई दूसरी विद्या नहीं जो मनुष्य को स्वस्थ रख सके, निरोगी रख सके, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसको स्वस्थ रख सके। ये सबसे बड़ी विद्या है। लेकिन इसको नष्ट कर दिया गया कानून बना करके। अभी आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी पर तमाम मुकदमे लगा करके कि आपने ये दवा बनाई, कैसे दावा कर दिया आपने कि आप ठीक कर सकते हैं। तो मुकदमे चले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक में उनको बुला करके उनको अपमानित करने की कोशिश की गई। लेकिन सत्य तो सत्य है, समझता हर कोई है। मानना इसलिए नहीं चाहता, उसको लगता हम छोटे हो जाएंगे क्योंकि हमने तो कुछ और मान रखा है बड़ा, तो मान लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो मानेंगे ही नहीं, तुम कुछ भी कहो, सामने कहो यार शक्कर रखी, नहीं मानेंगे, हमें दिख ही नहीं रही है, शक्कर कहाँ है, तो सफ़ेद है, नमक की तरह दिख रही है, हम नहीं मानते। तो वो कुतर्क आपसे करते रहेंगे। कहा जाए कि खा के देखो, नहीं खाएंगे, नहीं ये तो नमक दिख रहा हमें, नमक है ये, वो चिल्लाते रहेंगे। क्यों? आपका कहा हुआ मान लिया उन्होंने, तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद को उन्होंने छोटा मान रखा है। आयुर्वेद एक बड़े भाई की तरह
देश में सभी की आवश्यकता है, दुनिया को सभी की आवश्यकता है। चिकित्सा के लिए डायग्नोसिस प्रोसेस होना चाहिए। दरबार बिना यंत्र के डायग्नोसिस करता है, क्या रोग कष्ट आपको है, कहाँ कहाँ है, कैसे है। दरबार आपको चित्र बना के दिखाता है। आप MRI करा लो, एक्सरे करा लो, वही निकलता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही निकलता है। जो दरबार बताता है वो ज़्यादा बताता है, क्योंकि उनकी मशीनें उनको पकड़ नहीं पा रही हैं। अब आपको दुख है, ये कौन सी मशीन पकड़ेगी? किस मशीन से नापा जाए कि आपको दुख है? नहीं नापा जा सकता है। कितना आप सुखी हो ये कोई मशीन नहीं बता सकती। तो आपको दर्द हो रहा है, कोई मशीन नहीं बता सकती। आप ही को पता है कि हो रहा है, आप ही को कष्ट पता है, आप ही को दुख पता है। तो बहुत सी मशीनें अभी नहीं बनी और बनेंगी भी नहीं। हमेशा ध्यान रहे, बनेगी भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगी वो अभी इस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। ये दो वस्तुएं, ज्ञान गोचर है और दूसरी इंद्रिय गोचर है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए वो मशीन कभी नहीं बनेगी कि ये आपके दुख अंदर हो रहा है मन में बता सके। लेकिन दरबार है, तमाम इसी तरह के और भी तमाम लोग हैं जो आपके दुख दर्द को अंदर देख के बता देते हैं कि आपको अवसाद है, आपको ये समस्या मानसिक हो रही है। लेकिन वो इंद्रिय गोचर नहीं है, मशीनों से टेस्ट नहीं हो सकते। वो ज्ञान गोचर है। वो ज्ञान गोचर से ही पता लगेगा कि सामने वाले में क्या है, क्या चल रहा है। तो उसकी मशीन कभी नहीं बन सकती। वो एक विज्ञान है, पराविज्ञान है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि सब सर्वश्रेष्ठ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनका मुकाबला, उनकी बराबरी कोई भी विज्ञान बन के आ जाए नहीं कर सकता। मशीनों के द्वारा नहीं किया जा सकता, और ना ही मशीनों से और औषधियों से उनकी चिकित्सा की जा सकती है। दोनों बातें समझ लीजिए। जय जय राधा रमण हरि